उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सीतापुर में रहने वाली सुनीता देवी। उम्र लगभग 55, लेकिन व्यवहार ऐसा कि लोग नाम सुनते ही कांप उठते। मोहल्ले में लोग उसे डरावनी सास कहते थे, लेकिन घर के अंदर वह और भी भयावह थी। उसका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और बहू सीमा कुछ महीने पहले ही इस घर में ब्याह कराई थी। सीमा एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पढ़ी लिखी, समझदार और विनम्र। लेकिन उसे क्या पता था कि शादी के बाद वह एक ऐसे घर में कदम रखेगी जहां हर दिन परीक्षा होगी, मानसिक भी और शारीरिक भी। सीमा की शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे। सुबह जल्दी उठकर उसने चाय बनाई और सासू माँ के कमरे में ले आई। सीमा ने नरमी से अपनी सास से कहा, मां जी, चाय लीजिए, अदरक और तुलसी डाली है, जैसे आपने कल कहा था। सुनीता ने चाय पीते हुए कहा, चाय है या काढ़ा? इतना फीका चाय कौन बनाता है? तुम्हारे घर में स्वाद की कोई समझ नहीं दी क्या? सीमा कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। अगली सुबह सीमा ने रोटियां बनाई। पहली बार तवे पर रोटियां बेलने का मौका मिला था। सासू माँ ने रोटी फेंकते हुए बोला, अरे वाह, ये रोटी है या उत्तर प्रदेश का नक्शा? रोटियां गोल नहीं बन सकती तो क्या किया है तुमने पढ़ाई लिखाई में? मां जी, मैं सीख जाऊंगी, थोड़ा समय दीजिए। समय चाहिए? मेरे घर को प्रैक्टिस ग्राउंड समझ रखा है क्या? हर दिन सुनीता को बहाने मिल जाते, कभी दाल में नमक कम, कभी कपड़े सही से नहीं सूखे, कभी झाड़ू देर से लगी। एक दिन रमेश ने फोन किया। सब ठीक है ना घर में? माँ कुछ कहती तो नहीं? नहीं जी, सब अच्छा है। मां जी बहुत ध्यान रखती हैं। सीमा के झूठ के पीछे उसकी मासूम कोशिश थी, पति और मां के बीच कोई खटास न आए। एक दिन सीमा ने मायके जाने की बात की। मां जी, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सोचा 2 दिन जाकर देख आऊं। अच्छा, अभी शादी को महीने भर भी नहीं हुआ और मायके जाना है? क्या ससुराल में दाल रोटी नहीं मिलती? नहीं मां जी, बस पापा की चिंता हो रही थी। ये घर मायके नहीं है कि जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। यहाँ नियम से चलना होगा। मोहल्ले की महिलाएं भी अब सीमा को देखने लगी थीं। पड़ोसन रेखा ने कहा, बेचारी सीमा, हर दिन ताने सुनती है, लेकिन एक बार भी शिकायत नहीं करती। कितनी भली लड़की है, अगर मेरी बहू होती तो सिर पर रखती। कुछ हफ्तों बाद रमेश छुट्टी लेकर घर आया। सुनीता अचानक बहुत प्यारी बन गई। सीमा बेटा, रमेश के लिए खीर बना देना, उसे बहुत पसंद है। जी मां जी। रमेश को लगा सब कुछ अच्छा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी माँ उसकी गैरहाजिरी में क्या क्या करती है। सीमा अब दिन रात काम करती, ताने सुनती, लेकिन किसी को कुछ कहती नहीं। एक दिन वह रसोई में चुपचाप रो रही थी, तभी पड़ोस की सरला चाची आई। सीमा बेटा, आंसू पोंछ ले, भगवान सब देखता है। तू जैसी बहू सबको मिली, लेकिन सबको सुनीता जैसी सास न मिली। सीमा पहली बार किसी की गोद में सिर रखकर रोई। अब सीमा को ससुराल आए 2 महीने हो चुके थे। सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वह लगातार काम में लगी रहती। सुनीता देवी उसे पल भर भी चैन नहीं लेने देती थी। सीमा, आटे में पानी ज्यादा डाल दिया है। हाथ नहीं है या दिमाग नहीं है? सीमा चुपचाप सब सुनती, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। वो अब सिर्फ सहने के लिए नहीं, समझने के लिए जी रही थी। सीमा M.A. पास थी, लेकिन घर में उसे कोई यह समझने को तैयार नहीं था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए भी होती है। एक दिन मोहल्ले की 2 लड़कियां सीमा के पास पढ़ाई के लिए आईं। भाभी जी, आप इंग्लिश में हेल्प कर देंगी? कल टेस्ट है। सीमा ने किताब ली, मुस्कुराए और पढ़ाना शुरू किया। सुनीता देवी ने ये सब देखा। चुभती नजरों से कहा, गुरुकुल खोल रखा है क्या? अब घर का काम छोड़कर मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ाओगी? सीमा कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर से मजबूत हो गई थी। एक दिन सीमा रसोई में काम करते करते बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कमजोरी और तनाव। रमेश आया। सुनीता का चेहरा बदला बदला था। रमेश ने गुस्से में कहा, माँ, सीमा इतनी बीमार कैसे हो गई? आप उसे आराम क्यों नहीं करने देती? अरे बेटा, मैं तो हमेशा कहती हूँ, आराम कर ले बहू, लेकिन यही नहीं मानती।
सीमा ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो चुपचाप नहीं रहना चाहती थी। सीमा ने घर में 2-3 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाने की कला मशहूर हो गई। अब मोहल्ले से और भी बच्चे आने लगे। सुनीता को ये पसंद नहीं आया। मेरा घर स्कूल नहीं है, मैं ये सब नहीं सह सकती। मां जी, मैं घर का काम भी कर रही हूँ और बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। इससे घर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। आजकल की बहुएं जबान चलाने लगी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैं जवाब नहीं दे रही मां जी, बस अपनी मेहनत और हक की बात कर रही हूँ। रमेश अब धीरे धीरे सच्चाई समझने लगा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी माँ कुछ ज्यादा ही कठोर थी। रमेश ने सीमा से पूछा, तुमने कभी शिकायत नहीं की? क्यों? क्योंकि शिकायत से रिश्ता नहीं बचता, और मैंने हमेशा इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। रमेश भावुक हो गया। सुनीता ने एक दिन सीमा पर आरोप लगा दिया कि वह घर की चीजें बच्चों के अभिभावकों को देती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो रसोई से दाल ले गई। क्या बहू ऐसे होती है? सीमा फूट फूट कर रोने लगी। तभी सरला चाची और मोहल्ले की अन्य महिलाएं आ गईं। सरला चाची ने बोला, हमने देखा है सीमा को, वो ऐसी नहीं है, तुमसे ज्यादा काम करती है। शर्म करो सुनीता बहन। पूरे मोहल्ले ने सुनीता का विरोध किया। सीमा ने मोहल्ले में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, बहुओं की स्थिति पर चर्चा। उसने बिना अपनी कहानी बताए अपनी जैसी कई बहुओं की बात की। महिलाएं भावुक हो गईं। सीमा ने मंच पर जाकर कहा, हम बहुएं सिर्फ बहू नहीं होती, हम भी किसी की बेटी, बहन, दोस्त होती हैं। हमसे सम्मान छीन लिया जाता है, लेकिन हम फिर भी घर को जोड़ने की कोशिश करती हैं। तालियां गूंज उठी। अब सुनीता के पास कोई नहीं बचा था। मोहल्ला भी अब सीमा के साथ था। रमेश भी मां से कटने लगा था। एक दिन सुनीता बीमार पड़ी। सीमा ने ही दिन रात सेवा की। सुनीता ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया सीमा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सीमा ने उसका हाथ थामा। मां जी, माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन सीखना जरूरी होता है। और आपने सिखाया, इसलिए माफ कर दिया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। बहुत धन्यवाद। सीमा के द्वारा आयोजित बहुओं की स्थिति कार्यक्रम ने मोहल्ले में एक नई सोच जगा दी। अब और बहुएं भी अपनी आवाज उठाने लगी। रेखा भाभी ने एक दिन सीमा से बोला, सीमा बहन, तुमने जो किया वो हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था। तुमने हमें हिम्मत दी है। सीमा मुस्कुराई। अब उसकी मुस्कान में आत्मबल झलकता था। सीमा की पढ़ाई और उसकी पढ़ाने की कला से प्रभावित होकर पास के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य ने उसे आमंत्रित किया। प्रधानाचार्य ने सीमा से कहा, सीमा जी, आपके बारे में बहुत सुना है। अगर आप हमारे स्कूल में वॉलंटियर टीचर बने, तो बहुत बच्चों को लाभ मिलेगा। सीमा के चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी थी। अगर मेरी जानकारी से किसी का जीवन संवरे, तो मुझे इससे बड़ा सम्मान नहीं चाहिए। अब सुनीता देवी कुछ शांत रहने लगी थी। सीमा की सेवा और सहनशीलता ने उनके दिल को झकझोर दिया था। वह अब बात करते समय उतना ताना नहीं देती थी। सीमा, तुम्हारी चाय अब चाय जैसी लगती है। सीमा मुस्कुरा दी। शायद ये पहला तारीफ जैसा वाक्य था। ब्लॉक स्तर पर एक महिला सशक्तिकरण सेमिनार हुआ। सीमा को बतौर वक्ता बुलाया गया। वह मंच पर खड़ी हुई। उसके सामने गांव की औरतें थीं, कुछ झुकी हुई, कुछ डरी हुई, कुछ उसके जैसी। सीमा ने गंभीर आवाज में कहा, बहू बनते ही हमसे हमारी पहचान क्यों छीन ली जाती है? क्या शादी के बाद हमें सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित कर देना चाहिए? क्या पढ़ी लिखी लड़कियां सिर्फ सास के ताने सहने के लिए हैं? लोग सन थे। हर वाक्य दिल को छू रहा था। हम बहुएं घर को संवारती हैं, टूटती नहीं। लेकिन अगर हमसे सम्मान छीना गया, तो हम उठ खड़ी होंगी, परंपरा की बेड़ियां तोड़कर। हॉल तालियों से गूंज उठा। एक रात रमेश ने मां से बैठकर बात की। रमेश ने कहा, माँ, आपने मेरी पत्नी को सिर्फ बहू समझा, इंसान नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि पापा होते तो उन्हें ये सब कैसा लगता? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता ने थरथराते स्वर में कहा, मैंने गलती की बेटा,
मुझे लगा बहू को झुकाकर ही सम्मान मिलता है, लेकिन सीमा ने बिना लड़ाई के मुझे हरा दिया और सिखाया भी। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आने लगे, लेकिन सीमा अब भी वही थी, सादी सी साड़ी, माथे पर सिंदूर, हाथ में किताबें और चेहरा आत्मविश्वास से चमकता। सुनीता अब हर रोज मंदिर जाती और सीमा के लिए दुआ करती। हे भगवान, मैंने जो किया उसका बोझ मुझे हर पल महसूस होता है। सीमा ने मेरी जिंदगी का मतलब बदल दिया। आज मैं माँ कहलाने लायक बनी हूँ, उसी की वजह से। सीमा ने मोहल्ले में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोल दिया, स्वाभिमान पाठशाला। यहाँ बच्चियां और गृहिणियां पढ़ने आने लगी। सीमा ने पाठशाला के पहले दिन सभी से कहा, शिक्षा सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं है, ये सोच बदलने का तरीका है, अपने पैरों पर खड़े होने का हक है। अब सुनीता और सीमा एक दूसरे के साथ मंदिर जाती, रसोई में साथ काम करती और कभी कभी हंसती भी। सीमा, अब मुझे लगता है कि तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। सीमा की आंखें नम हो गईं। मान जी, आपने देर से सही, लेकिन जो समझा, वही असली जीत है। सीमा की स्वाभिमान पाठशाला अब मोहल्ले की ही नहीं, आसपास के गांवों की महिलाओं के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुकी थी। घरों की चारदीवारी में बंद महिलाएं अब आत्मविश्वास से बाहर आ रही थीं। एक ग्रामीण महिला ने सीमा से कहा, बहन जी, हम तो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन अब हमें लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सीमा मुस्कुराई, पढ़ाई कभी देर से शुरू नहीं होती। आज से ही तुम अपनी जिंदगी की किताब में नया अध्याय लिख रही हो। सीमा ने महिलाओं के लिए एक बहु विकास परिषद बनाई, जिसमें गृहिणियां, विधवाएं और कामकाजी महिलाएं शामिल थीं। वे अब न सिर्फ पढ़ाई करती, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी करती, दहेज, घरेलू हिंसा, शिक्षा, सफाई। रेखा भाभी ने कहा, सीमा, तुमने हमें हमारी पहचान दी है। पहले हम सिर्फ नाम थे, अब आवाज बन चुके हैं। सुनीता देवी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वे खुद पाठशाला में झाड़ू पोछा करती, चाय बनाती और हर महिला से प्रेम से बोलती। एक दिन उन्होंने सभा में सबके सामने कहा, मैंने अपनी बहू के साथ अन्याय किया, उसे ताने दिए, अपमानित किया, लेकिन वह फिर भी मेरी सेवा करती रही, मेरा ध्यान रखती रही। आज वो सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ सालों बाद सुनीता और सीमा के रिश्ते भी काफी सुधर गए। एक दिन शाम का समय था। छत पर सीमा और सुनीता साथ बैठी थी। चाय के प्याले थे और सामने ढलता सूरज। सीमा, अब मैं नहीं डरती कि लोग क्या कहेंगे। अब तो गर्व होता है कि मैं तेरी सास हूँ। और मुझे गर्व है मान जी, कि आपने समय रहते खुद को बदलना सीखा। बहुतों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। दोनों मुस्कुराईं। छत की हवाओं में अब तानों की गूंज नहीं, सम्मान और स्नेह की मिठास घुल रही थी। ये सिर्फ सीमा की कहानी नहीं, हर उस महिला की कहानी है जो चुप रहकर नहीं, सीखकर, सहकर और फिर संवारकर जीतती है। और यह हर सुनीता की भी कहानी है, जो चाहे तो खुद को समय के साथ बदलकर अपनी बहू को बेटी बना लिया।